नमस्कार, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खास खबर के साथ। आदित्यनाथ ने राज्य के सभी 17 नगर निगमों और नोएडा के सेफ सिटी के रूप में विकसित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीनों के अंदर उत्तर प्रदेश 18 सेफ सिटी वाला देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। वहीं सेफ सिटी परियोजना के विस्तार की कार्य योजना का जायजा भी लिया है। दरअसल आपको बताते चले कि राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यह बताया है कि आदित्यनाथ ने पहले चरण में राज्य के सभी 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर को सेफ सिटी के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि अगले 3 महीने के अंदर पहले चरण का काम पूरा कर लिया जाए। सीएम योगी ने कहा कि पहले चरण के कार्य के दौरान संबंधित विभाग के दी गई जिम्मेदारी तय समय सीमा के अंदर पूरी की जाए और मुख्य सचिव इसकी परीक्षक समीक्षा करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस परियोजना के दूसरे चरण में 57 जनपद मुख्यालयों की नगर पालिकाओं और तीसरे चरण में 143 नगर पालिकाओं को सेफ सिटी परियोजना से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी नगरों के प्रवेश द्वार पर सेफ सिटी की बोर्ड लगाकर इसकी विशिष्ट ब्रांडिंग भी करनी चाहिए। औरैया में 100 सैया अस्पताल में सीएमएस और उनके स्टाफ द्वारा पुष्प यादव मुख्य नर्सिंग अधिकारी का स्टाफ के लोगों ने फूल माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर उनकी विदाई समारोह किया है। 100 सैया स्टाफ के लोगों ने मदर टेरेसा की स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए पुष्प यादव ने कहा है कि मैंने अपने स्टाफ को कहना चाहती हूं कि जो भी मरीज आए उसको सबसे पहले उपचार दे और उससे शालीनता से बात करें और उस मरीज की बात को सुने जिससे वो मरीज पूरी तरह से संतुष्ट रहे। इस दौरान 100 सैया सीएमएस ने कहा कि पुष्पा यादव ने अपने कार्यकाल में जो कार्य किया है वह सराहनीय है, इसलिए वह उन्हें मातृशक्ति की प्रतिमूर्ति मानते हैं। हम जब इस हॉस्पिटल में आए तो सबसे पहले हमको सेमस सर और सेमस सर ने बहुत ही रिस्पॉन्स दिया हमको और मेरी कुछ ऐसी शारीरिक परेशानी थी, उन्होंने मेरे संग बहुत कोऑपरेट किया और यहाँ का स्टाफ बहुत ही अच्छा है। ख़ास तौर से नर्सिंग स्टाफ भी अच्छा है क्योंकि मैंने जो इन लोगों को बताया, जो सिखाया, सब उसी पद चिन्हों पे चल रही हैं। मैंने कहा बेटा कभी भी पेशेंट को परेशान न करना और उनसे मीठा बोलना, क्योंकि सबसे पहली दवा होती है इंसान की मीठी बोली। तो वो तुम्हारे बोल से ही बहुत इम्प्रेस होगा और वो कभी उसका आधा। उरस में बाल बालाओं के डांस करने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल आस्था के नाम पर जमकर हो रहा था ये खिलवाड़। उरस में चल रही नाग कन्या की आड़ में बाल बालाओं के ठुमकों से माहौल दूषित हुआ है। सैदन गली के कस्बा उजरी के उरस का ये मामला बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर बाइक ने टक्कर मारी है, जहां पर 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं आपको बताते चले कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आपको बताते चले कि घायलों का इलाज सीएससी में कराया जा रहा है, जहां पर मोर का पट्टी का रहने वाला ये पूरा युवक बताया जा रहा है। दीनानगर के साथ लगते गांव का एक पादरी जिसने अपने ही घर में चर्च खोला हुआ था, एक श्रद्धालु लड़की से बलात्कार करता रहा। जब लड़की गर्भवती हुई तो पादरी ने एक अनुभवहीन नर्स से गर्भपात करा दिया, लेकिन गर्भपात के दौरान संक्रमण के कारण लड़की की मृत्यु हो गई। वहीं लड़की के पिता की शिकायत और पुलिस उप कप्तान की जांच के बाद दुष्कर्म करने वाले पादरी और गर्भपात कराने वाली महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं मृतक लड़की के माता पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी बेटी, जिसकी उम्र करीब 21 साल थी और वह अविवाहित थी और पास्टर जश्न गिल के घर चर्च होने के कारण उनके परिवार का पादरी के घर आना जाना था। वहीं पास्टर जश्न गिल में उनकी लड़की की मर्जी के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, जिससे लड़की गर्भवती हो गई। वहीं पादरी ने अपनी इस करतूत को छुपाने के लिए संति दर्जित
नर्स उर्फ बबली द्वारा गलत तरीके से लड़की का गर्भपात करवाया है, जिसका ठीक से इलाज न होने के कारण लड़की के पेट में ही संक्रमण हो गया, जिसके कारण लड़की की मृत्यु हो गई है। साडी बेटी जी 17 तरीक ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਏ ਆ ਘਰ ਸਾਡੇ ਜਸ਼ਨ ਗਿੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਰ ਪਾਸਟਰ ਜਸ਼ਨ ਗਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਮਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ 40-45 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। 21 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੀ BCO ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਸ਼ਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਨਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ 21 ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੈਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਜੈਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ और बेटी प्रैगनेंट हुई तो और पास्टर ने अबॉर्शन करवाया। मेरी बेटी की हालत बहुत खराब हो गई जिहदे नाल ओहदी मौत हो गई। उस तो बाद साडा एक 45 दिनों बाद साडा परचा दर्ज होया जिहदे नाल दोषी जिहड़े साडे दोषी आ उन्हां नूं पुलिस फड़दी नहीं पई। पुलिस ने कार्रवाई ने जे कोई भी की। इस रिगार्डिंग ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਕਰਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ DSP ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦੀਨਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ FIR ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ। नवादा जिला के रजौली थाना क्षेत्र के पार रजौली से झूलता हुआ एक व्यक्ति का शव मिला है। आपको बताते चले कि रजौली पुलिस के द्वारा बरामद किया गया ये शव। वहीं आपको बताते चले कि रजौली निवासी आबिद अंसारी का शव एक कुएं से बरामद किया है। अफजल अंसारी ने बताया कि हमारे पुत्र का शव हमारे घर के बगल से एक कुआं से रस्सी से झूलता हुआ ग्रामीणों ने देखा, जिसकी सूचना मुझे दिया गया। सूचना मिलते ही कुआं के पास पहुंचा तो देखा अपने पुत्र का रस्सी से कुएं में झूलता हुआ शव मिला है, वहीं जिसकी सूचना रजौली थाने को दे दिया गया है। वहीं रजौली थाने के SI अविनाश कुमार और SI वीरेंद्र पासवान मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। इधर मृतक के परिजनों का यह भी कहना है कि घटना कब हुई है, कैसे हुई है, मुझे शक है हमारे गांव के लोगों के द्वारा ही घटना को अंजाम दिया गया है। रजौली थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि शव बरामद कर लिया गया है और घटना कैसे हुई है परिजनों के बयान पर बारीकी से इसकी जांच की जा रही है। मोकामा स्थित भारत वैगन कंपनी के खाली पड़े क्वार्टरों में आज गरीब जबरन घुस गए हैं। आपको बताते चले कि बड़ी संख्या में गरीबों ने गृह प्रवेश किया है। इस कंपनी के 208 क्वार्टरों पर गरीबों ने कब्जा जमा लिया है। पिछले 2 दिनों से आंदोलन के बाद गुस्साए गरीबों का भारत वैगन कंपनी का खाली आवास नया आशियाना बन गया है। सामाजिक कार्यकर्ता विजय यादव के नेतृत्व में गरीबों ने जबरन कंपनी के खाली आवास में गृह प्रवेश किया। दूसरी ओर रेलवे इस गरीब गुंडागर्दी को रोकने के लिए कवायद में है। लगभग 200 क्वार्टर है, ऐसे 208 क्वार्टर टोटल बताया जाता है और उसमें लगभग 200 लोगों को सबको गृह प्रवेश के रूप में सबको आगे बढ़ा दिया गया है और सब लोग रहने को अस्थायी रूप से तैयार हो गए हैं और सब लोग रह रहे हैं। प्रशासन आकर मना कर रहा है। प्रशासन आकर मना कर रहा है, उनका अपना काम है और हम लोग का अपना काम है, क्योंकि मतलब भूमिहीन है, लाचार और बेबस कहाँ जाएगा। सरकार भी आवाज़ देती है कि हम लोग घर देंगे, घर कहाँ किसी को मिला है। यहाँ की जनता पूरा परेशान है, सब लोग पॉलीथीन में रात काट रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी की तरह ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इनको घर आसियाना चाहिए ही चाहिए, इतना हम देख रहे हैं। हम भी एक समाज का डॉक्टर हैं, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता समाज का डॉक्टर होता है और जितने भी पीड़ा लोग को देखते हैं तो हमें भी रोना आता है। उस रोना हमें बर्दाश्त नहीं होता है और हमने जनमानस
आम जनता, गरीब, लाचार, बेबस, भूमिहीन के लिए ये भवन जो दिख रहा है, आप देख लीजिए घुमा करके सब जगह, इतनी बड़ी विरासत जो दिख रही है, ये आम जनता की जरूरत है। इस जरूरत को पूर्ति करने के लिए हम पूरे तरह से मुस्तैद। यूपी के बाराबंकी जिले में किसानों पर नया और बहुत बड़ा संकट आने वाला है। दरअसल ये संकट उनकी फसल में पड़ने वाली खाद से जुड़ा हुआ है। दरअसल बाराबंकी शहर में नो एंट्री के निर्धारित समय के चलते माल गोदाम में अलग अलग कंपनियों की खाद के डीलरों का हजारों बोरी माल जिले के रिटेलरों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते रिटेलरों के पास भी खाद का स्टॉक अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जिसने आने वाले दिनों में किसानों को भी खाद का संकट झेलना पड़ सकता है। क्योंकि जब रिटेलरों के पास खाद नहीं रहेगी तो किसानों को मिलेगी कहां से। वहीं दूसरी तरफ नो एंट्री के फेयर में फंसने के चलते खाद डीलरों को ट्रक नहीं मिल पा रहा है और उन्हें रेलवे को लाखों का एक्स्ट्रा डेमरेज चार्ज भी देना पड़ रहा है, जिसकी भी वसूली खाद डीलर और रिटेलर नहीं कर पा रहे। किसानों से ही दाम बढ़ाकर करेंगे, यानी कुल मिलाकर किसानों पर आने वाले दिनों में दोहरी आफत आने वाली है। इस पे अभी बात हुई थी, कंपनी वालों से भी बात हुई थी, इफको वालों से भी बात हुई, तो उनका कहना था कि नो एंट्री की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। अभी हम लोगों ने सीडीओ साहब से भी बात करी है, तो इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि जो नो एंट्री का है वो जो बच्चों का स्कूल रहता है उस अवधि में थोड़ा छोड़ करके बाकी अवधि में उनको फ्री कराने के लिए मैं अभी जिलाधिकारी महोदय से भी बात करूंगा, एडीएम साहब से बात करूंगा, जिससे कि इनका समय से रैक खाली हो जाए और समय से खाद जो है जो रिटेलर्स या होलसेल डीलरों के पास में समय से पहुंच जाए। तो इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और समय से जो रैक पॉइंट है वो रैक पॉइंट से खाद समय से निस्तारित हो जाए। तो इसका हम रेट क्यों बढ़ा देंगे? इसका रेट तो सरकार तय ही किए हुए है, इसका रेट कैसे बढ़ा देंगे? जो भाड़ा है जो यहाँ अब भाड़ा जैसे गाड़ी हमारी नहीं आई और जो लाद रहा है यहाँ से, अब लादेगा 10 रुपये फतेहपुर का जा रहा है और 14 रुपये मांग रहा है। लाओ हम जबरदस्ती खोस खांस के चाहे कहाँ से गाड़ी ले आए तो 14 रुपये लेगा, तो इससे दुकानदार 14 रुपये दे देगा। दुकानदार के यहाँ खाद उतरेगी, 14 रुपये भाड़ा तो देगा नहीं, वो देगा 10 ही रुपये, क्योंकि पहले तो 10 रुपये दे रहा है। उससे कोई मतलब नहीं कि नो एंट्री आपकी लगी हुई कि नहीं लगी हुई, उसे नो एंट्री से नहीं मतलब, उसको अपनी खाद से मतलब है। इधर 10-15 दिन से जिला प्रशासन ने बाराबंकी में नो एंट्री लगा रखी है, ये असैनी मोड़ से अंदर आने के लिए और इधर बढ़ा नाला से। तो उसमें समस्या ये आ रही है कि जब ट्रक आ ही नहीं पा रही है और यहाँ पर रेक पॉइंट है 24 घंटे का, और माल जैसे मान लीजिए 8 बजे से 10 बजे तक इन्होंने बंद कर दिया, तो यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उसके बाद में फिर आने का कोई मतलब नहीं, तो हम लोग काम ही नहीं कर पा रहे। रात में लेबर 10 बजे के बाद काम नहीं करेगी और गाड़ियाँ मिलेंगी 10 बजे। अब इसमें ऐसे में काम कैसे किया है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। किसानों को क्या समस्या है? यहाँ से खाद जाए नहीं। अब जैसे मान लीजिए इस तरीके की समस्या अगर आएगी तो कंपनियां यहाँ माल लाना बंद कर देंगी। जब कंपनी यहाँ पर माल नहीं लाएगी तो किसानों में मचेगा 15 दिन बाद त्राहिमाम। अभी तो खैर मान लीजिए रोपाई हो रही है, ठीक है, लेकिन अभी जैसे ही यूरिया की आवश्यकता पड़ी, अब देखिए बगल में रेक जो खड़ी हुई है उसमें एक भी ट्रक नहीं है। एक भी ट्रक नहीं होने का मतलब ये मान के लिए 6500-6600 रुपये प्रति घंटा जो उसका डैमरेज बनेगा वो अंततः जाएगा किसान पे। अब उसको कैसे बियर किया जाएगा तो मेरी समझ के एकदम बाहर है। मतलब अगर रैक लगी रहेगी तो चार्ज जो आप देंगे वो आप किसानों से, डीलर से वसूल। अब ये देखिए मान लीजिए अब वसूला जाए ना वसूला जाए, मगर ये हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद जहां दिल्ली और आसपास के लगते इलाकों में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, तो वहीं फरीदाबाद में भी यमुना उफान पर है, जिसके चलते यमुना के आसपास के इलाकों में यमुना का पानी घुसने लगा है और वहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। इसी यमुना के बढ़ते जलस्तर को लेकर आज फरीदाबाद के जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने दिल्ली के लगते इलाकों से लेकर फरीदाबाद के यमुना किनारे के अलग अलग इलाकों का जायजा लिया और कुछ इलाकों को खाली करने के निर्देश भी दिए। तस्वीरें फरीदाबाद के अलग अलग इलाके की हैं, जहां पर आप यमुना गुजर रही है। आपको बताते चले कि यमुना का लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और इसी बढ़ते जल स्तर को देखते हुए आज जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने यमुना के लगते इलाकों का दौरा किया है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यमुना का आसपास निचले इलाके में पानी
बनी कॉलोनी और गांव में पानी घुसने लगा है, जिसको लेकर आज दिल्ली से लेकर यमुना से लगते फरीदाबाद का जायजा लिया गया और लोगों को उन इलाकों से मकान खाली करने के निर्देश दिए गए हैं जहां पर यमुना के पानी से नुकसान होने की आशंका है। जिला उपायुक्त ने बताया कि यमुना के नजदीक बने बसंतपुर इलाके में पानी घुसने से लोगों को ज्यादा खतरा है, इसलिए वहां से मकान खाली करने को लोगों को निर्देश दिया गया है। तो वहीं लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग ने आपको बताते चले कि अलर्ट किया है। दरअसल पीलीभीत बरेली के आसपास इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। गंगा घाट, ब्रज घाट, तिगरी घाट के किनारे बसे लगभग 50 गांव में बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए पी न्यूज।